नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक बीना के पार्ट 6 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिसका शीर्षक है जयपुर से पत्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। बच्चों, यहाँ पर बातचीत के लिए हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इनके उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको घूमना कैसा लगता है? तो सभी को घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उत्तर में हम क्या बताएंगे? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे नए स्थानों और लोगों के बारे में जानने का अवसर हमें मिलता है। तो आप घूमने के बारे में और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको घूमने के बारे में क्या अच्छा लगता है, इससे आपको क्या चीजें जानने को या सीखने को मिलती हैं, आप वो भी बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो आपके शहर में अगर कोई भी ऐसी जगह है, अगर कोई मंदिर है, कोई इमारत है इस तरह की, अगर आप आगरा में रहते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं, अगर आप कोलकाता में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो जो भी वहाँ की दर्शनीय स्थान है उनके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मेरे शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हर वर्ष एक मेला भी लगता है। अगर आपके शहर में, आप आगरा में रहते हैं तो आपके शहर में ताजमहल है। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आपके पास काफी सारे अलग अलग मंदिर हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां पर लाल किला है, लोटस टेम्पल है और इंडिया गेट है। जितनी भी सारी दर्शनीय स्थल हैं वो आप बता देंगे। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो आप घूमने के लिए कहाँ जाना चाहेंगे, आप अपने उत्तर में बता देंगे, जहां भी आप जाना चाहें। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं कश्मीर जाना चाहूंगा क्योंकि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनमोहक है। ठीक है, आप अपनी फेवरेट प्लेस लिख सकते हैं। फिर है, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया तो उसके विषय में आपको बताना है कि अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं, अगर आप नहीं गए तो आपके परिवार से जो भी लोग गए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। पिछले वर्ष हम सभी परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। वहां पर बर्फबारी देखी। आपने वहां पर क्या क्या देखा उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। घोड़े की सवारी की और हमें वहां बहुत ही मजा आया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकता है, तो सही के सामने आपको ऐसा चिन्ह बनाना है। ठीक है, स्माइली बनाना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीश महल है, शीश महल कहाँ पर है? ठीक है, अगर आपने पाठ को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप जानते होंगे कि शीश महल जो है वो शीला देवी मंदिर के पास भी है। और शीश महल जो है बच्चों, वो आमेर के दुर्ग में है, यानी आमेर फोर्ट के अंदर है। ठीक है, तो आप दोनों के सामने क्या बनाएंगे? स्माइली। ठीक है, हवा महल के पास नहीं है और रामनिवास बाग में भी नहीं है, तो कहाँ है? शीला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग में। ठीक है, आपने अगर पाठ को ठीक से पढ़ा है तो भी आप उत्तर कर सकते हैं इसका। फिर पत्र के बारे में पूछा गया है कि पत्र कहाँ से लिखा गया था, तो जयपुर से लिखा गया था, ये सही जवाब है। क्या वो यात्रा के बाद लिखा गया था? नहीं, अमर की यात्रा उस दौरान चल रही थी, वो यात्रा पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो यात्रा के बीच में उसने पत्र लिखा था। और उसने वो पत्र किससे लिखा था? अपने पिताजी को। तो यहाँ भी आप एक स्माइली बना देंगे। फिर है कि वो पत्र अमर ने लिखा था। जी हाँ, वो पत्र अमर ने लिखा था। उस बच्चे का नाम क्या था? अमर। पाठ में दिया गया है, आप देख सकते हैं पाठ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा? तो आप सैर किसे नहीं मानेंगे? देखिए, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, ये तो भ्रमण का एक भाग है। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, ये भ्रमण नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब कोई बीमार होता है और कहीं उसको इलाज के लिए हम लेके जाते हैं तो उसे हम सैर नहीं कहते हैं। ठीक है, और पढ़ाई के लिए भी अब हम पढ़ाई के लिए अगर जा रहे हैं या फिर काम की वजह से कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उसे भी हम भ्रमण नहीं कहेंगे। और अगर हम भारत दर्शन पर जा रहे हैं तो उसे हम भ्रमण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है किसे भ्रमण नहीं कहेंगे, तो बीमारी के उपचार के लिए नगर जाने को और पढ़ाई के लिए शिलोंग जाने को हम भ्रमण नहीं कहेंगे। यहाँ पर मैंने स्माइली बनाया। फिर है अपनी बात। यहाँ पर अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है। ये जो अंश है ये अमर के पत्र से लिया गया है। इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार आपको लिखने हैं। अब चलिए पहले इस अंश को पढ़ लेते हैं। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ही ध्यान रखा।
ठीक है। तो और यहाँ का मौसम जो है वो अच्छा है। तो अमर ने ये सारी बातें अपने पिताजी को बताई। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा, परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो ऐसा क्या हुआ होगा, मतलब उन्हें जयपुर पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, वो अच्छे से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि उन्हें जयपुर पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, फिर है हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। तो उसकी यात्रा अच्छी रही, इसका मतलब कि जिस उद्देश्य से वो वहां गया था उसने उस उद्देश्य को पा लिया। यानी वो क्या करने वहां गया था, वो जयपुर के दर्शनीय स्थान और वहां की जो इमारतें थी वो देखने के लिए और वहां पर मजा करने के लिए गया और उसने उन चीजों को हासिल किया। तो उसने लिखा कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। फिर है अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। तो अध्यापकों ने ऐसा क्या किया होगा, तो अध्यापकों ने यात्रा के दौरान सारे बच्चों को खाने पीने के लिए और उनके ठहरने के लिए और उनके आने जाने के लिए अच्छा प्रबंध किया होगा, इसलिए उसने लिखा कि अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। ठीक है, फिर है लास्ट सेंटेंस, उसने लिखा था कि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। अब देखिए, राजस्थान ज्यादातर एक गर्म जगह है, हम सभी जानते हैं, बट जिस समय पर अमर वहां गया होगा, हो सकता है कि उस समय पर वहां का मौसम जो था वो अच्छा रहा हो, वहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। तो इसलिए उसने लिखा कि यहाँ का जो मौसम है वो अच्छा। ठीक है, इसके बाद सोचिए और लिखिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया और उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके इनके आंसर्स जानते हैं। पहला क्वेश्चन था कि अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा। तो अमर ने जयपुर में क्या देखा था बच्चों, हवा महल देखा था, जंतर मंतर देखा था, रामनिवास बाग देखा था और वहां पर संग्रहालय देखा था, आमेर का दुर्ग यानी आमेर का किला देखा था, उसके अंदर उसने शीश महल को भी देखा था, फिर उसने शिला देवी मंदिर और राजस्थान का लोक नृत्य वहां पर देखा था। तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय यानी देखने योग्य क्यों बताया। क्योंकि वहां जो राजा महाराजा थे उनके कपड़े वहां पर उसने देखे, उनके अस्त्र शस्त्र वहां पर देखे और वहां पर उनके चित्र रखे हुए देखे, जो कि उसे बहुत ही रोचक यानी उत्साहवर्धक लगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे। फिर है, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा। क्योंकि वह जो दुर्ग है बहुत ही विशाल है। अगर आपने कभी आमेर का किला देखा है तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा है और ऐतिहासिक रूप से भी वो काफी पुराना है। इसके बाद बच्चों अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है कि ये जो चीजें हैं ये कैसी दिखती होंगी। ठीक है, तो देखिए जंतर मंतर जो है वो एक भूल भुलैया जैसी दिखती होगी। ठीक है, एक कोई जगह होगी जिसमें काफी सारे यंत्र रखे होंगे। ठीक है, फिर है रामनिवास बाग। तो ये कोई बाग, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कोई बाग जैसी जगह है, ये कोई बगीचे की जगह है जहां पर बहुत सारे पेड़ होंगे। और शीश महल, शीश महल जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस महल में काफी सारे शीशे लगे होंगे। फिर है हवा महल। अभी इसे हवा महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा महल है जिसमें काफी अच्छी हवा आती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनुमान लगाया इन चारों जगहों के बारे में। अब अनुमान लगाकर बताना है कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। तो उदयपुर को झीलों का नगर इसीलिए कहा जाता होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारी झील होंगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है खान पान की। तो अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि दाल बाटी चूरमा जो है राजस्थान का सुप्रसिद्ध व्यंजन है। तो इस व्यंजन के बारे में हम जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए, दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन यानी वहाँ की फेमस डिश है और इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। पहला क्या होता है, दाल, दूसरी बाटी और तीसरा चूरमा। तो ये जो दाल है ये अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल को मिलाकर बनाई जाती है। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है और हरा धनिया ऊपर से डालकर इसके स्वाद को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर आती है बाटी। ये कैसे बनती है, गेहूं के आटे से बनी गोल गोल लोइयां होती हैं। जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं उसके पहले हम आटे को गोल करते हैं, उसे ही कहा जाता है लोई। ठीक है, तो जो लोइयां होती हैं उन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है।
ठीक है। जो गोबर से बने हुए कंडे या उपले होते हैं उनकी और लकड़ियों की आग में फिर इन लोइयों को डाला जाता है और जो गरम गरम तैयार बाटियां होती हैं उन्हें घी में डुबो दिया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी हो जाती हैं और अंदर से मुलायम हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इस व्यंजन का तीसरा पार्ट है चूरमा। यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी, या तो बाटी से बना सकते हैं आप चूरमा, या फिर कोई मोटी सी रोटी बनाएं और फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटें। अगर आपने ओखली और मूसल नहीं देखा है तो आप इस चित्र जब इस ओखली में इसे मूसल से कूटा जाएगा तो ये बारीक हो जाएगा। तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा यानी गुड़ या चीनी से मिलता जुलता एक पदार्थ होता है बूरा, तो वो सब उसमें मिला दिया जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ चेंजेस, समय के साथ उसमें कुछ चेंज जरूर आए हैं। तो अब बात है आपकी रुचि के व्यंजन की, यानी आपकी फेवरेट डिश के बारे में। अब आपको अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताना है जो आपके घर में विशेष अवसरों पर यानी स्पेशल ओकेजन्स पर जो चीज बनाई जाती है आपके घर में। संक्षेप में यानी थोड़े शब्दों में उसे आपको बताना है कि ये कैसे तैयार होता है और इसमें क्या क्या सामग्री डाली जाती है। तो आपके घर में जो भी चीज हमेशा फेस्टिवल्स पे बनाई जाती है उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। फिर है उपला। अब पीछे एक शब्द आया था उपला, जिसे कि गोईठा या कंडा भी कहा जाता है। ये कैसे बनता है बच्चों? गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो गोईठे को कैसे बनाते हैं? गाय का या भैंस का जो गोबर होता है उसे हाथ से एक शेप दी जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।